Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak, your own channel. Today we are going to talk about chapter 6 of Science, class 6 Materials Around Us. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को, मटेरियल्स को। कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ ओपेक होती हैं, कुछ लाइट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपका ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मटेरियल्स अराउंड अस। तो यहाँ पर ये दो बच्चे हैं जो कि समर ब्रेक के बाद अपनी नई क्लास के अंदर जा रहे हैं और वो कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो मेरे पास नई नोटबुक है, वो कह रही है कि देखो मेरे पास एक नई नोटबुक और पेन है। इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। फिर उनकी मैडम विद्या आती है। अब समझ में नहीं आता सिर्फ मैडम ही क्यों होती है, हमेशा सर कभी नहीं होते हैं। पर कोई बात नहीं, उनकी साइंस टीचर विद्या जो है वो आती है और फिर वो उनसे कुछ चीज़ों को दिखाकर और पूछती है डेली लाइफ की जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी अलग हैं। जो एक जैसी दिख रही है वो क्यों एक जैसी है, जो अलग है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, शेप्स के बेस पे, कलर्स के बेस पे, टच के बेस पे, फील के बेस पे, है ना। तो इस तरीके से वो कुछ सवाल पूछ रही है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे सीधा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो अर्लीस्ट पॉटरी थी, पॉटरी मतलब जो लोग अपने बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसको पॉटरी बोला जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश मिलके साउथ इंडिया में जो है, साउथ इंडिया नहीं, साउथ एशिया में। तो 7 से 8 हजार साल पहले गंगा के प्लेन में और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है, जो अब यहाँ पर सबसे अर्ली जो पॉटरी थी वो बनाई गई। और आज से करीबन 4 हजार साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी, उन्होंने क्या किया था, पॉटरी में एक नया इन टेक्निक इस्तेमाल की थी जिसको बोला था व्हील टर्न पॉटरी। मतलब जो आजकल हम करते हैं ना, पहिए पहिए को लेकर, पहिए को घुमाकर और उसके ऊपर मिट्टी डालकर पॉटरी बनाना और उस पे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाना, डेकोरेटिव या प्रोटेक्टिव उसके ऊपर कोट स्लिप्स चढ़ाना जिसमें डिफरेंट कलर्स होते थे, डिफरेंट पेंटिंग्स होती थी, ये सब उन्होंने किया था। और जब यही सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसको हम एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो ये उस सिविलाइजेशन की बात हो रही है जो 2600 से 900 बीसीई। अब बीसीई के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बिफोर क्राइस्ट एरा, है ना। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी 1900 से 2600 साल पहले की बात है। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस तरह के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था। जो रेड कलर की उनका बेस होता था और उसके ऊपर ब्लैक कलर से इन्होंने कुछ पैटर्न्स बना रखे थे। जो पैटर्न जो है ज्योमेट्री के पैटर्न्स भी हो सकते थे और जमीन पर और पानी में रहने वाले एनिमल्स भी हुआ करते थे उनके डिजाइन। ध्यान देने की बात यह है कि जो क्ले वो यूज करते थे इन पॉट्स को बनाने के लिए, वो बहुत ही केयरफुली चूज की जाती थी। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी उठा लिया और उसको उस मिट्टी से बना लिया। ये खास किस्म की मिट्टी होती थी और इसको पहले साफ किया जाता था, छाना जाता था, फिर इसको गूंथा जाता था, नीड किया जाता था जैसे आटे को किया जाता है, और फिर इसको व्हील के ऊपर डाल के और शेप दी जाती थी। और उसके बाद इसको पकाया जाता था किल्न में। पकाया मतलब इन द सेंस कि इसको वो हीट दी जाती थी, आग में जलाया जाता था ताकि ये जो है ड्राई हो जाए और सख्त हो जाए। तो इस चीज को कहा जाता था टेराकोटा। इस चीज को याद रखना, टेराकोटा क्या था। और ये किस लिए इस्तेमाल होते थे, ये कुकिंग से लेकर और खाने की चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे ऑयल, घी और इन चीजों को रखने के लिए। इनमें से आज भी कुछ स्टोरेज जार्स जो हैं और पॉटरी है वो नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो कि न्यू दिल्ली में हमारा जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर रखे हुए हैं, जो कि कब के हैं, इस एरा के, दिस एरा। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें दे रखी हैं। अब आप इनको देखोगे तो आप इनको कई चीजों पे बेसिस पे इनको जो है बांट सकते हो, जैसे शेप के आधार पर या कलर या हार्डनेस, कोई सॉफ्ट है, शाइन है, डल है, या मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, इन चीजों के आधार पर आप इनको बांट सकते हो। तो ये जो बांटना हुआ कि किस आधार पर आप बांटे हो, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। बहुत सारी चीजों को ग्रुप्स में बांट देना is called classification. Let us think what materials can we use to make a tumbler. अब यहाँ पर एक टम्बलर है। टम्बलर क्या होता है, ग्लास।
ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके और एक टम्बलर बना सकते हो। चलो पहले इसको एक्टिविटी को करते हैं। तो हम उसको टम्बलर को जो है ग्लास से बना सकते हैं, कांच से, प्लास्टिक से बना सकते हैं, स्टील से बना सकते हैं और सेरामिक से बना सकते हैं। चीनी के जो बर्तन आते हैं ना, सेरामिक इसको बोलते हैं। तो मटेरियल्स यूज टू मेक अ टम्बलर ये हो गया। वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल? क्या हम पेपर जैसी चीज़ों से इस्तेमाल करके कुकिंग यूटेंसिल बनाएं तो सही रहेगा क्या? तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर लाइक मटेरियल जितना भी है वो आसानी से जल जाएगा। जैसे ही उनको गर्मी मिलेगी वो जल जाएंगे। तो ऐसे यूटेंसिल्स को हम गैस पे कहीं पे भी रख के खाना पका नहीं सकते हैं। सो दिस इज अ बैड आइडिया। दूसरा है, वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज टू स्टोर वाटर? अब पानी को स्टोर करने का मतलब है कि पानी रुकना चाहिए उसमें। अब आप उसमें पानी डालोगे तो पहली बात तो ये कि जो क्लॉथ होता है वो पोरस होता है। पोरस मतलब उसके अंदर होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जो वैसे हमें नहीं दिखेंगे लेकिन होते हैं, जिसके अंदर से पानी आसानी से निकल जाएगा। दूसरा, पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है कपड़े में। तो इन दो क्वालिटी की वजह से हम जो है कपड़े के, सिर्फ कपड़े के, प्योर कपड़े के हम जो है टम्बलर नहीं बना सकते जो पानी को स्टोर करके रखे। हमें इसके साथ कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पानी को रोके। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? तो आखिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से मटेरियल से कौन सी चीज़ बननी चाहिए? तो वो डिपेंड करता है, एक तो हम किस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल करने वाले हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कपड़ा जो है इसको हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि ये पोरस होता है, इसके अंदर से हवा आसानी से आ जा सकती है, राइट? और इसका पर्पस क्या है, हम इसको पहनते हैं। लेकिन इससे हम पानी के टम्बलर नहीं बनाएंगे। तो हमारा यूज क्या है किसी चीज के लिए, उसी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीजों का इस्तेमाल करके उसको बनाएंगे। और, और कई बार तो क्या होता है कि हम एक ही चीज को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक पेन बनाने के लिए हम कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया और इंक हो गया। नेक्स्ट, लड़की के दिमाग में सवाल आ रहा है, व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स? आपने देखा होगा अलग अलग गेम के लिए अलग अलग तरह की बॉल होती है। जैसे क्रिकेट बॉल जो है उसका जो है लेदर की बनी हुई होती है, उसके अंदर और बहुत सारे मटेरियल होते हैं। टेबल टेनिस के लिए प्लास्टिक की छोटी सी बॉल बनती है। लॉन टेनिस के लिए जो है स्पंजी, वो बाउंस वाली जो टेनिस बॉल बनती है। क्या क्रिकेट की बॉल से हम टेनिस खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल आपको दे रखी है, ये टेनिस बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है और ये हैंड एक्सरसाइज बॉल है। कभी कभी इस बॉल के ऊपर वो ऐसे स्माइली बना हुआ आता है, आपको याद होगा, ब्लैक कलर से ऐसे स्माइली बना हुआ आता है ना? कोई मेरी स्माइली टेढ़ी है पर कोई बात नहीं। तो ये हैंड एक्सरसाइज बॉल है, इसको आप स्पंज की तरह से दबा सकते हो। तो एक टेबल है, यहाँ पर पूछा है कि आपको ये बॉल्स दे रखी हैं तो इनका बाउंस कैसा होगा, हाई, मीडियम या लो? तो जैसे टेनिस बॉल है, इसका बाउंस तो हाई होगा, है ना? इसका बाउंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको टेनिस में यूज़ करते हैं। क्रिकेट का जो है बाउंस जो है एक्चुअली लो ही होगा, वैसे मीडियम भी ले सकते हो आप, वैसे लो ही होगा और इसका भी लो होगा। इसके अलावा अगर आप जैसे कोई रबर की बॉल ले लेते हो तो रबर का हो सकता है मीडियम आ जाए, है ना? बाउंस मतलब बाउंस कैसे, आप उसको जमीन पर उछालोगे तो वो कितना उछलेगी, दैट इज ऑल अबाउट दे वांट टू नो। अब यहाँ पर जो है ये है आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि आप इनको ग्रुप करो। अब आप इनके ग्रुप जो है अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे पहला जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रुपिंग करने के लिए वो है शेप के। जितने भी आप जो है क्यूब हैं उनको एक जगह ले लीजिए और बाकी के शेप्स जैसे कोन हैं उनको अलग ले लीजिए और इनका ग्रुप अलग बना लीजिए। दूसरा जो आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कलर। पिंक वाले जितने भी हैं वो एक जगह कर लेंगे आप, येलो वाले जो हैं वो एक जगह कर लेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आपको चीज़ों को जो है ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। उसमें से अब हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला है अपीरियंस। अपीरियंस मतलब कोई चीज़ कैसे दिखती है। जैसे अगर हम लकड़ी को काटेंगे और आयरन का पीस लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखेंगी, बिल्कुल देखने में अलग दिखाई देंगी आपको। और इसी तरीके से आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा, उनके टेक्सचर अलग होंगे, उनकी अपीयरेंस अलग होगी, उनका कलर अलग दिखाई देगा। तो कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ द मेटल।
तो जो चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई देंगी शाइनी सरफेसेस के साथ, दे आर कॉल्ड लस्ट्रस अपीयरेंस वाले मटेरियल्स। तो लस्ट्रस क्या हो गया? लस्ट्रस का मतलब हो गया चमकीला, जिनमें थोड़ी बहुत चमक मौजूद हो। जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सब चीज़ें चमकीली हैं और ये सब मेटल्स हैं। हाउएवर कुछ मेटल्स जो है वो अपनी चमक खो देती हैं और वो डल लगने लग जाती हैं या डल दिखने लग जाती हैं जब उनके ऊपर इफेक्ट होता है एयर और मॉइस्चर का, पानी और हवा की वजह से वो रिएक्ट कर जाती हैं और वो अपना चमक जो है खो देती हैं कुछ समय के बाद। जैसे चांदी जो है, जब आप सुनार से सबसे पहले लेने जाओगे तो एकदम चमकती हुई वाइट कलर से आपको दिखेगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती है। नॉन लस्ट्रस मटेरियल कौन से होते हैं? जिनमें चमक नहीं होती है, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया। अब एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। तो ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें जो शाइन तो करती हैं लेकिन मेटल्स नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, या तो प्लास्टिक की या वैक्स की। इवन आजकल तो इतना खराब हो गया है सिस्टम कि जो एप्पल्स हैं वो भी बहुत चमकीले आते हैं। अब आप सोचो एप्पल इतना चमक कैसे रहा है? कभी आपने ध्यान दिया है एप्पल इतना क्यों चमकेगा? एप्पल चमकीला नहीं होना चाहिए, एप्पल की ये खासियत नहीं है। अब वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है और वही वैक्स हम खा जाते हैं और फिर हम आगे जाके बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई सेब बहुत ज्यादा चमकीला दिख रहा है मतलब उस सेब में गड़बड़ है। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज लस्ट्रस जो है, हर लस्ट्रस चीज जो है वो मेटल नहीं होती। उसके बाद इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हार्डनेस। कोई चीज कितनी हार्ड है और कितनी सॉफ्ट है ये इस चीज पर डिपेंड करता है। देखो, अगर कोई मटेरियल है जिसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो और उस पर स्क्रैच आसानी से आ जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर कोई चीज ऐसी है जो आसानी से दबाई नहीं जा सकती और उस पर स्क्रैच आसानी से नहीं आएंगे, तो वो हार्ड है। हालांकि ये चीजें जो है ये रिलेटिव है, रिलेटिव इन द सेंस कि जब आप दो चीजें लोगे तो उनके बीच में ही ये डिस्कस कर पाएंगे कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे रबर जो है वो स्पंज से हार्डर है ना? अगर आप रबर और स्पंज लोगे तो रबर हार्ड हो गई, लेकिन वही रबर जो है आयरन के सामने सॉफ्ट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ों को लेकर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टेबल है, हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो जैसे ऑब्जेक्ट्स है ब्रिक, वाटर बॉटल, पिलो, टम्बलर, टेबल, स्वेटर और कुछ, वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ये सब क्या है। जैसे ब्रिक है, हार्ड है, वाटर बॉटल सॉफ्ट है, पिलो सॉफ्ट है, टम्बलर हार्ड है, टेबल हार्ड है, स्वेटर सॉफ्ट है, रबर सॉफ्ट है। किस चीज से बनी है? ये बेक्ड क्ले से बनी है, ये प्लास्टिक और मेटल से बनी है, ये कॉटन, फोम और फेदर से बनी है, ये प्लास्टिक और ग्लास स्टील से बनी है, टेबल जो है वुड, प्लास्टिक, मेटल से बना है, स्वेटर जो है वूल, कॉटन और सिंथेटिक फाइबर से बना है, और रबर बॉल जो है वो रबर से बनी है। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी हार्ड और सॉफ्ट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। फॉर एग्जांपल, मेटल वाटर बॉटल इज हार्ड व्हाइल प्लास्टिक वन मे बी सॉफ्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वी वन कैन सी और कैन नॉट सी। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जिन चीज़ों के, जिन मटेरियल्स के थ्रू आप आसानी से देख सकते हो आर पार, उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर, सेलोफेन पेपर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो जिनके आप आर पार बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, उनको हम ओपेक बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल हो गए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन साफ तरीके से पूरा नहीं देख सकते। मतलब ये बीच में हो गया, ना ये ट्रांसपेरेंट है ना ये ओपेक है, बीच में आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है हमें। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, जैसे घूलन जो है वो ए पोजीशन पे है यहाँ पे, शीता जो है बी है, ये रही शीता, सारा जो है वो सी पर है, और शीता का जो भाई है वो डी पर है यहाँ। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ओपेक है। तो ए जो है वो तो इस दीवार के पीछे है, इसकी दीवार के आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, तो ये ओपेक हो गया। ये भी इस
ट्री के पीछे छुपी हुई है, ट्री के आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका जो है ओपेक हो गया। तो ए भी ओपेक, बी भी ओपेक। अगर हम बात करें सी की, तो यहाँ पर आपको देखो हल्की हल्का सा दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियरली नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये है कि सी इज ट्रांसलूसेंट। और डी जो है उसके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो डी इज ट्रांसपेरेंट। और ये जो पीछे खड़े हैं इनको छोड़ दिया गया है, ये छुटे हुए हैं। तो ये रहे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, आपको इनको बताना है। तो ग्लास क्या है बताइए? ग्लास है ट्रांसपेरेंट, बटर पेपर होगा ट्रांसलूसेंट, इरेजर ओपेक, फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्चुअली ये ट्रांसलूसेंट होगा, क्योंकि इस पर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से ग्लास के आर पार देखना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। वुडन बोर्ड जो है ये ओपेक होगा, और विंडो ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी की, सॉल्युबिलिटी की, कि कोई चीज़ पानी में घुल सकती है या नहीं घुल सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने शिकंजी की बात की है, जिसको लेमोनेड भी कहते हैं, उसके अंदर हमने सॉल्ट भी डाला है जो घुल जाता है, लेमन जूस डाला है पानी के अंदर वो भी घुल जाता है, शुगर डाली है वो भी घुल जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर आप एक ग्लास टम्बलर में थोड़ा सा ऑयल डालोगे या हनी डालोगे और इनको मिक्स करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल और दे रखा है, जिसमें इन्होंने प्रेडिक्शन मांग रखी है। आप डालने से पहले बताएंगे कि ये चीज़ें घुलेंगी या नहीं घुलेंगी, और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि आपने इसको घोलने के बाद देखा है कि ये चीज़ घुल रही है या नहीं घुल रही है, ये डिसअपियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो शुगर जो है वो पानी में घुल जाएगी, सॉल्ट पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबल है। चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, सैंड नहीं घुलेगी, ये इनसॉल्युबल है। सॉ डस्ट नहीं खुलेगा। इसमें आप एक दो चीज और भी ऐड कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन क्या है? डज एवरीथिंग इन यू पुट इन वाटर डिसअपियर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो डिसअपियर हो जाते हैं, घुल जाते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल, और जो नहीं घुलते दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है, सॉल्युबल मटेरियल्स इन वाटर एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स इन वाटर। यहाँ पर आपको साफ साफ वो अलग से तैरता हुआ दिख जाएगा, वो डिसअपियर नहीं होगा। मेक योर ओन ओ आर एस। ओ आर एस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन, ये लिखा हुआ है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ये क्या होता है? जब भी किसी की बॉडी से पानी की कमी हो जाती है, उसको डायरिया वगैरह या जब उसको दस्त वगैरह लग जाते हैं और उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो हम उसको ओ आर एस देते हैं। वैसे तो ओ आर एस जो है वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, मगर एक बात ध्यान रखना बच्चों, केवल वही ओ आर एस मार्केट से खरीदना है जिसके ऊपर लिखा हो एज पर डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल क्या है, कुछ मार्केट में ऐसे भी आ गए हैं ओ आर एस जो एक्चुअल में ओ आर एस नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ड्रिंक है, दे आर नॉट ओ आर एस। तो डब्ल्यू एच एज पर डब्ल्यू एच ओ लिखा होना चाहिए उस पर। अगर इन केस मान लो आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे मार्केट में, तो इट इज़ वेरी इजी, आप उसको घर पे भी बना सकते हो। तो हमें हमारे टीचर ने बचपन में समझाया था कि आप एक गिलास पानी लो, उसमें एक चुटकी नमक डालो और उसमें एक चम्मच चीनी डाल के घोल के और बना लो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो तरीका दे रखा है वो क्या है कि आप एक 1 लीटर बॉइल्ड पानी लेना है जिसको ठंडा कर लेना है ना। बॉइल्ड पानी करने से क्या होता है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो वो मर जाते हैं। तो एक बॉइल्ड 1 लीटर बॉइल्ड पानी लो, उसको ठंडा करो और उसमें 6 चम्मच आपको शुगर डालनी है, और आपको आधी चम्मच उसमें कॉमन सॉल्ट डालना है, और घोल के उसको बना लो, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको आप पीते रहें या पिलाते रहें जिसको भी प्रॉब्लम है। तो इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब कुछ लिक्विड जो है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो पानी में बिल्कुल मिक्स नहीं होते और अलग से एक लेयर बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करोगे पानी में, तो वो नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, और वो ऊपर तैरने लग जाएगा। अब इसी तरीके से कुछ गैसेस जो है वो पानी में घुल जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, लेकिन दूसरी नहीं होती। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुल जाता है। और यही कारण है, आप सोचते होंगे कि पानी में जो ऑक्सीजन है कैसे मिल जाता है फिश को, और जो मेरीन प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उनको किस तरीके से। तो जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुल जाती है, और यही कारण है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है हाउ हैवी और लाइट, जो जितनी ज़्यादा हैवी होगी वो उतना ही मास वाली होगी। मास मीन्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हैवी है या लाइट है, वो हम जो मेजर करते हैं वो उस प्रॉपर्टी का नाम है मास।
तो अगर कोई चीज़ हैवी है तो उसमें ज़्यादा मास होगा, अगर कोई चीज़ लाइट है तो उसमें कम मास होगा। एक्चुअली मास और वेट जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता लगेगा, मास अलग चीज़ होती है, वेट अलग चीज़ होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मास और वेट को अभी छोटी क्लासेस में इसको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको वो पता चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेस और वॉल्यूम की। अब जैसे ही मैडम विद्या वापस क्लास में आती है, वो बोलती है कि अपनी बैठने की जगह पर अपना बैग रख दो और बैठ जाओ। लेकिन बच्चे बैठ नहीं पाते क्योंकि उनकी जगह पर तो ऑलरेडी बैग पड़े हुए हैं। तो मैडम यहाँ क्या चीज़ समझाना चाहती है, जैसे उन्होंने यहाँ पर दो ग्लास लिए और इन दोनों ग्लासेस का जो वॉल्यूम है वो सेम है। ठीक है, ये एक जैसे बने हुए हैं, लेकिन एक में पानी इतना है और दूसरे में पानी इतना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पानी मौजूद है इसका वॉल्यूम इतना ही है। इसने इतनी ही जगह घेर रखी है तो इसका वॉल्यूम इतना ही है। यहाँ पर इसने इतनी जगह घेर रखी है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि स्पेस और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन जो है वो ये है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम। जितनी जगह पानी ने घेर रखी है वही उसका वॉल्यूम। तो ये लड़की बोल रही है, ओ अब मेरे को समझ में आया कि जब मैं बड़े जग से बोतल में पानी भरती थी तो पानी बाहर क्यों निकल आता था। सिंपल सा ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है ना, कि जग का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा, और बॉटल का वॉल्यूम कम होगा। तो बॉटल वहीं तक भरेगी ना जहाँ तक इसका वॉल्यूम है, उसके बाद फिर इसमें से पानी बाहर बहने लग जाएगा। इवन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बॉटल्स के ऊपर 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इस तरीके से मार्क किया हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस बॉटल में उतना ही पानी मैक्सिमम वॉल्यूम में आ सकता है। ये भी वही सोच रहा है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो अब बात आती है कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है और जिसका मास है वो मैटर कहलाता है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह घेरती है और जिसमें मास है, वजन है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो मास जो है वो मैटर की क्वांटिटी है और इसको मेजर करते हैं हम ग्राम किलोग्राम में। और स्पेस जो है वो वॉल्यूम है और इसको हम मेजर करते हैं लीटर या मिलीलीटर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। किलोग्राम जो है वो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं केजी में। कभी ऐसे नहीं लिखते कि के बड़ा और जी स्मॉल। नो दैट इज करेक्ट, नो दैट इज नॉट करेक्ट। सो केजी इज द, इस तरीके से लिखना है केजी। और अगर आप बात करते हैं, सपोज कीजिए लीटर की बात करें आप, तो लीटर को आप कैपिटल लेटर एल से दिखाएंगे और वहीं मिलीलीटर को आप स्मॉल एम और बड़े एल से दिखाएंगे मिलीलीटर। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, फटाफट लिखने के लिए मिलीलीटर इस तरीके से लिख देते हैं, बट एक्चुअली मिलीलीटर लिखने का तरीका ये है, मिलीलीटर। ओके, तो जैसे अगर आपको 500 मिलीलीटर लिखना हो तो द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज लाइक दैट। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जब हम दिखाते हैं तो हम उसको लिखते हैं क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर की पावर 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में दिखाया जाता है और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, मीटर क्यूब। ओके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे। और यहाँ देखो 2 और मीटर के बीच में जगह है और मीटर के ऊपर पावर 3 है, विच प्रूव्स के 2 मीटर क्यूब इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी अगली क्लासेस में, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब यानी कि अगर आप कोई ऐसा वेसल लो जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऐसे हो, तो आप जब इसका बनाओगे, बॉक्स बनेगा, तो वो जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जो पानी आएगा वो 1000 लीटर के बराबर आए। तो एक सवाल इसके दिमाग में आया, इज एयर मैटर? क्या एयर मैटर है? आप सोचो, मैटर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस जगह भी घेरती है ना। इट ऑक्युपाई स्पेस और उसका वजन भी है, इट हैज मास। सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। तो हर चीज मैटर है एक्चुअली। वाटर इज मैटर, सैंड इज मैटर, पेबल्स आर मैटर, और कप जिससे आप चाय पीते हो वो भी मैटर है। हर वो चीज़ जो जगह घेर रही है, हर वो चीज़ जिसका अपना खुद का मास है, इज मैटर। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इन्होंने, कई सारी प्रॉपर्टीज़ की बात की है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी ही क्लासिफिकेशन एंशियंट इंडिया में ऑलरेडी मौजूद थी, आयुर्वेदा में। और उन्होंने जितनी भी हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो प्रॉपर्टीज उस समय भी मेंशन थी। जैसे हैवी को उन्होंने गुरु कहा, स्लो को उन्होंने मंद कहा, कोल्ड को उन्होंने हिमा कहा, स्मूथ को सॉफ्ट को मृदु कहा, स्मॉल को सूक्ष्म कहा। इस तरीके से इन्होंने
यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर ऑलरेडी 27 मिनट्स के ऊपर हो चुका है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस मच ओनली। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, प्लस आई विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।